हे एवरीवन, मैं हूं राजीवन श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सीमा एजुटेक। जैसा कि आप जानते हैं कि जीएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपके लिए, आपके अकाउंटेंट बनने की जर्नी के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं जीएसटी। देखिए, जो आपका इसमें होगा, ये आपका ये पूरा आपको कोर्स इसमें आपको कराया जाएगा। मैं आपको इसको जूम इन करता हूं, फिर आपको दिखाता हूं। देखिए, चैप्टर 1 में बात करेंगे तो सप्लाई कंपोजिट मिक्स सप्लाई, लायबिलिटी टू पे जीएसटी, सप्लाई अंडर सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, कंपोजिट सप्लाई वर्सेस मिक्स सप्लाई, लायबिलिटी टू पे जीएसटी, समरी ऑफ इम्पोर्टेंट सर्कुलर्स, ये सारा होगा आपको चैप्टर 2 में। वैल्यू ऑफ सप्लाई, इसके मीनिंग्स और सारे होंगे। ये इसके आपके पीपीटी का जो है फॉर्मेट वो दे दिया जाएगा। इस तरह से आप ये सारे टॉपिक्स को हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। चैप्टर 1 जो कि आपके सामने ये ऐसे रहा। सप्लाई कंपोजिट सप्लाई मिक्स सप्लाई और पे जीएसटी। मैं जीएसटी की हिस्ट्री और उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि ये लगभग सब लोगों को पता है। 2017 में आया था। इसमें जो एक्ट है, मेन एक्ट है, वो सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स एक्ट 2017 है, जिसमें सारे प्रोविजन कवर किए गए हैं। साथ में एसजीएसटी भी है जो स्टेट को कवर करता है, और फिर आपको आईजीएसटी है जिसमें इंटीग्रेटेड जीएसटी के बारे में बताया गया है। तो हमें जो मेन पढ़ना होता है वो पढ़ना होता है सीजीएसटी। तो आपके सामने है सेक्शन 7। एक और चीज बता दूं कि आप साथ में पेन और कॉपी जरूर लेके बैठे, नोटपैड लेके बैठे, और आप नोटिंग करें, और साथ में आप अपने माइंड को भी ट्रेन करें, क्योंकि मेरा लक्ष्य है आपके माइंड को ट्रेन करना। नॉलेज तो आपको हर जगह इंटरनेट पे मिल जाएगा, लेकिन हमारे साथ जुड़ने का मतलब कि आपको जो नॉलेज है वो आपके मेमोरी में हो, मेमोरी आपका स्ट्रांग हो, यानी कि नो नॉलेज विदाउट मेमोरी। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 7 डिफाइन क्या करता है? सप्लाई को। सबसे पहला सेक्शन उठा रहे हैं हम, सेक्शन 7 सप्लाई। देखिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स में कंबाइन करना था। किस चीज को कंबाइन करना था? आप ये बात सोचिए कि आप जो इनकम कमाते हैं वो कैसे कमाते हैं? हमारे रोजमर्रा की जिंदगी के जो पैसे आते हैं वो कैसे आते हैं? या तो आप बिजनेस करेंगे, ठीक है, मैं सैलरी और उनकी बात छोड़ रहा हूँ, बिजनेस और सर्विस की बात कर रहा हूँ। आप तो या तो गुड्स सेल करेंगे या तो सर्विस सेल करेंगे। अगर हम सेल परचेज की बात करें तो या तो गुड्स सेल कर रहे होंगे या सर्विस सेल कर रहे होंगे। तो चूंकि इनडायरेक्ट इन्हीं पे लगता है, तो हम इस एक्ट को क्या पकड़ना था? गुड्स को और सर्विस को। तो ये दोनों पकड़ लिया, दोनों सप्लाई होंगे। गुड्स भी सप्लाई होता है और सर्विस भी एक तरह से रेंडर किया जाता है, तो इसमें सप्लाई में ही हम उसको कवर कर लेंगे। यानी कि जो सप्लाई के डेफिनेशन में होगा वो जीएसटी के दायरे में भी होगा। ये क्लियर है आपको? बात क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1, ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है। डेफिनेशन दो तरह का होता है, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव। इंक्लूसिव मतलब जो आप समझ रहे हो तो समझिए, साथ में इनको भी शामिल कर लीजिए, इसको बोलते हैं इंक्लूसिव डेफिनेशन। अब आप सप्लाई जो समझ रहे हो तो समझते रहिए, लेकिन साथ में आप क्या करें? इंक्लूड्स करें। क्या? 7A एक्टिविटी फॉर कंसिडरिंग इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। एनी एक्टिविटी, ध्यान रखिए, एनी एक्टिविटी फॉर कंसिडरेशन, मतलब यहां हाईलाइटेड है, कंसिडरेशन तो जरूरी है। मतलब आपका विनिमय का माध्यम जो हो वो उसमें पैसे इन्वॉल्व होना चाहिए। इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मतलब आपके बिजनेस क्या होना चाहिए? फर्दरेंस ऑफ बिजनेस मतलब कि आपका बिजनेस के दौरान दिया गया हो कोई एक्टिविटी,
हुआ हो और उसमें 2 चीज़ें हों, एक तो बिज़नेस इन्वॉल्व हो, दूसरा कंसिडरेशन हो। ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो देखिए, जैसे आप घर पे खाना ही बनता है, आपके किचन में आपकी मम्मी खाना ही बनाती हैं, वो भी आपको सर्व करती हैं, तो क्या वो भी तो एक तरह से गुड सप्लाई हो रहा है आपको? तो क्या वो भी आ जाएगा? तो इसलिए इसने कहा कि नहीं, वो बिज़नेस नहीं है, वो तो प्यार, अफेक्शन एंड एक घरेलू मामला है, जिससे हमें वो गुड्स मिल रहे हैं, तो वो शामिल नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि कंसिडरेशन होना चाहिए और बिज़नेस होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई भी एक्टिविटी हो, लेकिन ये 2 चीज़ होगा तो सप्लाई की डेफिनिशन में होगा। 7(1) बी, अब कह रहे हैं हम सेकंड नंबर पॉइंट पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन, मतलब पैसे के लिए इंपोर्ट किया जा रहा है कोई सर्विसेज, वेदर इन और इन द कोर्स, वेदर और नॉट, ध्यान दीजिए, वेदर और नॉट, नॉट की बात कर रहे हैं, चाहे उसमें बिजनेस के पर्पज से हो या ना हो। क्या मतलब हुआ? मतलब हुआ कि पहले वाले में तो मैंडेटरी था, मैंडेटरी क्या कर दिए थे कि बिजनेस होना चाहिए। यहाँ कह रहे हैं बिजनेस के लिए कर रहे हो नहीं कर रहे हो, कंसिडरेशन के साथ अगर आपने इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज लिया है तो आपका क्या हो जाएगा, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज कैसे ले सकते हैं? कोई आदमी अमेरिका में बैठा हुआ है, वहां से आप कोई सर्विसेज ले रहे हैं, कोई डॉक्टर है या कोई भी है, कोई संगीतकार हैं, कुछ भी हैं जिससे आप वहाँ से ले रहे हो, उनसे उनसे कुछ सर्विसेज़ ले रहे हो, कोई एक्सपर्ट हैं, उनसे कोई व्यू ले रहे हो और उनको पैसे दे रहे हो, चाहे वो आपके पर्सनल मैटर के लिए क्यों ना हो। यानी कि इम्पोर्ट चाहे पर्सनल काम के लिए भी हो, लेकिन उसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, तो सप्लाई माना जाएगा। क्लियर है बात? सप्लाई माना जाएगा। अब आइए 7(1) एक्टिविटी इन शेड्यूल 1। देखिए शेड्यूल 1, 2, 3 यहाँ इंपॉर्टेंट शेड्यूल दिए गए हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे। तो कह रहे हैं कोई भी एक्टिविटी जो शेड्यूल 1 में दिया गया हो, इवन दो नॉट फॉर कंसेशन, चाहे वो कंसेशन हो या ना हो, बट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। ऊपर वाला क्या किया, बिजनेस हो या ना हो, यहाँ पे कंसेशन हो या ना हो लेकिन बिजनेस होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, जो कि शेड्यूल 1 में लिखा गया, शेड्यूल 1 के बारे में बात करेंगे, शेड्यूल 1 में क्या लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा आपको, बिजनेस मानेंगे, इसको सप्लाई के डेफिनेशन में मानेंगे। डिस्पोजल और बिजनेस एसेट्स ऑन व्हिच आईटीसी हैज बीन अवेल्ड, कोई भी डिस्पोजल हो रहा है बिजनेस का या फिर उसके एसेट्स का जिसमें आपने आईटीसी अवेल्ड किया है, तो भी आपको हो जाएगा, यहाँ पे सप्लाई माना जाएगा। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस इंक्लूड्स ट्रांजेक्शन बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, अगर रिलेटेड पार्टी में कोई ट्रांजैक्शन हुआ है तो वो भी क्या करेंगे, मानेंगे। क्या मानेंगे, सप्लाई। रिलेटेड पार्टी क्या होता है, रिलेटेड पार्टी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। जैसे आपके जो भी रिलेटिव होते हैं वो रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में होते हैं, जैसे कि आपका मदर फादर, आपके जो ग्रैंड फादर हैं, आपके सिस्टर हैं, ब्रदर हैं, ये सारे अलग अलग एक्ट में अलग अलग डेफिनेशन दिया गया है। यहाँ पे रिलेटेड पार्टी क्या डेफिनेशन है वो हम देखेंगे। Import of services by a person from related person or establishment outside India, अगर आप import of service ले रहे हैं किससे, related person से और establishment outside India, कोई भी establishment जो outside India में है वहां से अगर import of services लेते हैं आप, तो क्या हो जाएगा, वो भी आपको क्या मानेंगे, related पार्टी, रिलेटेड पर्सन एस्टेब्लिशमेंट मानते हुए उसको हम सप्लाई मानेंगे। प्रिंसिपल एजेंट ट्रांजेक्शन्स अगर है तो भी हो गया। चलिए हम अब इसको समाप्त करते हैं सेक्शन 7(1) को। सेक्शन 7(1) को ऊपर से आते हैं, एक चीज हम क्लियर करते चलेंगे। ये मेरा दावा है कि अगर आप मेरे साथ चल रहे हैं तो आपके नॉलेज विद मेमोरी होगा। जैसे 1A में क्या होगा, एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी 7(1) ए,
कोई भी एक्टिविटी जो कंसिडरेशन इन्वॉल्व है और बिजनेस इन्वॉल्व है, वो क्या हो जाएगा, सप्लाई हो जाएगा। पहला बात क्लियर। दूसरा कह रहा है कि इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज आपने लिया है, अगर सर्विसेज का इंपोर्ट किया है कंसिडरेशन के साथ, मतलब उसमें आपको पैसे देने पड़े हैं या कोई काइंड देना पड़ा है उसके बदले में, तो चाहे वो बिजनेस के लिए हो या पर्सनल हो, वो भी आपको यहाँ पे आ जाएगा। ये कैसे हो सकता है, तो मान लीजिए आपके कोई कंसल्टेंट है बिजनेस के जो वहां पे रहते हैं और आपके रिलेटिव हैं, ठीक है, आप उनको उनसे सर्विसेज लेते हैं और कंसेशन नहीं देते हैं, तो आप यहाँ पे शामिल नहीं होंगे। लेकिन नीचे यहाँ पे देखिए आई में क्या है, इम्पोर्ट सर्विस बाय ए पर्सन फॉर रिलेटेड पर्सन से आपने लिए इम्पोर्ट सर्विस लिया है या आउटसाइड इंस्टॉलमेंट में, तो यहाँ तो आ जाएगा। अगर मान लीजिए अपने डॉक्टर हैं कोई और उनसे, डॉक्टर तो जो भी इसमें सर्विसेज में शामिल नहीं होता है, आगे उसमें दिया गया है, लेकिन फिर भी अगर आप कोई कंसल्टेंट है बिजनेस, तो उससे अगर आपने कोई सर्विस लिया है, उसके बदले में कोई पैसे दिए हैं, तो वो सप्लाई माना जाएगा और उस पर जीएसटी चार्ज किया जाएगा। 7(1)(c) क्या कहता है, कोई भी एक्टिविटी जो शेड्यूल 1 में लिखा गया है और वो कोर्स किस में होना चाहिए, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में होना चाहिए, तो भी आपको ये हो जाएगा। डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स ऑन व्हिच आईटीसी हैज बीन अवेल्ड, अगर कोई डिस्पोजेबल एसेट्स है या बिजनेस हो रहा है तो भी उसको आईटीसी आपने लिया है तो भी आपको हो जाएगा। रिलेटेड पार्टी ट्रांसफर कर रहे हैं तो भी हो जाएगा, इंपोर्ट सर्विसेज कर रहे हैं तो भी हो जाएगा, चाहे वो कंसिडरेशन हो, फर्दर बिजनेस हो ना और रिलेटेड पार्टी से हो तो आ जाएगा। प्रिंसिपल एजेंट जैसे कोई कंसाइनी काम कर रहे हैं, जैसे आपने कुछ ले लिया तो भी यहाँ पे कवर हो जाएगा। अब 7(1) की बात कर रहे हैं हम। 7(1)(a) क्लासिफिकेशन ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रेड विथ शेड्यूल 2। अब यहाँ शेड्यूल 2 को लेके साथ चल रहे हैं, पहले वाले में किसी बात थी, शेड्यूल 1 की बात थी। चलिए देखते हैं। सप्लाई, ट्रांसफर ऑफ द टाइटल इन गुड्स प्रेजेंट और एट फ्यूचर डेट, चाहे अभी आप ट्रांसफर कर रहे हो गुड्स की टाइटल को या बाद में करने वाले हो, तो भी आपको सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे। डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स विदाउट कंसिडरेशन, और कंसिडरेशन के अलावा भी अगर आपने अपने बिजनेस का डिस्पोजेबल किए हो, किसी को दिए हो, तो भी आपको सप्लाई मानेंगे। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएटेड पर्सन और टू इट्स मेंबर, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय, गुड्स किसको द्वारा हो रहा है सप्लाई, अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इट्स मेंबर्स के द्वारा हो रहा है, तो भी वो सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे। सप्लाई ऑफ सर्विसेज किसको मानेंगे, नीचे देख रहे हैं हम। ट्रांसफर ऑफ द राइट टू यूज गुड्स, आपने राइट टू यूज गुड्स को दे दिया। डूइंग एन एक्ट, नॉट डूइंग एन एक्ट ऑफ टोलरेटिंग एन एक्ट, कोई काम कर रहे हैं, नॉट डूइंग एन एक्ट और टोलरेटिंग द एक्ट कर रहे हैं, तो भी आपको कोई सर्विसेज आपको सप्लाई सर्विसेज मानेंगे। ट्रांसफर टेम्पोररी ट्रांसफर ऑफ आईपीआर, आईपीआर क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, अगर आपने ट्रांसफर किया तो भी आपको सर्विसेज मानेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर सर्विसेज इससे रिलेटेड है तो भी आपको हो जाएगा। जॉब वर्क, ये भी हो जाएगा। सप्लाई ऑफ फूड्स रेस्टोरेंट और आउटडोर कैटरिंग, वो भी हो जाएगा। फैसिलिटिंग और अरेंजिंग ट्रांजेक्शन्स इन अ सिक्योरिटीज, तो ये भी हो जाएगा। फैसिलिटिंग और अरेंजिंग ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज, तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको शेड्यूल 2 को यहाँ पे हम ध्यान में रखते हुए इन सबको करेंगे तो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। अब चलिए सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 एक्सक्लूड्स रीड विथ शेड्यूल 3, शेड्यूल 3 को ध्यान देते हुए क्या क्या
एक्सक्लूड किया गया है, नहीं माना गया है। सोवर्जन फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का कोई काम अगर है तो उस जीएसटी के दायरे में नहीं आएगा, वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। पोस्ट गवर्नमेंट कंस्टिट्यूशन एंड नॉमिनेटेड, कोई भी पोस्ट है जो गवर्नमेंट कंस्टिट्यूशन एंड नॉमिनेटेड हुआ हो, जैसे प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट हो, जुडिशियल बॉडी का पोस्ट हो, ये सारा क्या हो गए, इनसे जो सर्विसेज देती है वो जीएसटी के दायरे में नहीं आएंगी। एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन लॉटरी, बेटिंग एंड गेमिंग, कोई भी एक्शनेबल क्लेम्स हैं लेकिन नहीं है क्या, लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग, यानी कि इस पर जीएसटी लगेगा, इसको एक्सक्लूड नहीं कर रहे हैं, इस पर जीएसटी के कवर में ला रहे हैं। एक्शनेबल कोई क्लेम है तो उसको भले ही आपको जीएसटी से बाहर कर रहे हैं। लीगल फीस कलेक्टेड बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल, और कोई लीगल कोर्ट ला रहा है तो भी वो जीएसटी के सप्लाई के दायरे में नहीं आएगा। लैंड सेल इंक्लूसिव सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वेदर इंटायर कंसेशन इज रिसीव्ड आफ्टर ऑब्टेनिंग द कंप्लीशन सर्टिफिकेट। लैंड ऑफ सेल, कोई संपत्ति जो आपके लैंड बिक रही है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ हो या ना हो, इंटायर कंसिडरेशन इज रिसीव्ड आफ्टर ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट लेने के बाद अगर कंसिडरेशन मिल रहा है आपको, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन के बाद मिल रहा है तो वो एक्सक्लूड हो जाएगा, वो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। यानी कि बनते हुए अगर आपने कोई घर ले लिया तो उस पर जीएसटी चार्ज होगा, आपने पेमेंट कर दिया तो। जो पेमेंट जो घर बनने के, जो आपके कोई फ्लैट ले रहे हैं, फ्लैट आपका क्या है, उस पर सर्टिफिकेट गवर्नमेंट दे दिया है उसके बाद, यानी कि रेडी टू यू मूव में अगर कोई लेते हैं तो वहां पे जीएसटी नहीं है, लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन में है तो वहां पे जीएसटी देना पड़ेगा। एम्प्लॉयज टू एम्प्लॉयर इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयज टू एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर के बीच में अगर कोई ट्रांसफर होता है, कोई वर्क होता है, कोई सर्विसेज होती है तो वो एक्सक्लूड कर देंगे, हम उस पर जीएसटी नहीं लगाएंगे। बिल्कुल सही बात है, नहीं लगाना चाहिए। डेथ डेथ रिलेटेड, फूनल, ओरियल, मॉर्चुरी, इस तरह से कोई चीज है तो आपको वो भी जीएसटी के दायरे से बाहर है। सेल इन हाई सी, सेल इन हाई सी मतलब जैसे आपका माल बाहर गया है, रास्ते में है, रास्ते से ही आपने माल बेच दिया तो वो जीएसटी से बाहर है। सेल इन हाई सी, जैसे हाई सी क्या होता है, जैसे आपको जो समुद्र के रास्ते से माल जा रहा है मान लीजिए सपोज, और अभी अभी आपका गंतव्य स्थान में पहुंचा नहीं है, उसके पहले ही कोई सेल हो जाए तो भी उसको हाई सी मानते हैं सेल, और उस पे जीएसटी के दायरे से बाहर होता है। लीकर लाइसेंस बाई एससी, कोई भी लीकर जो कि सेंट्र स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस करती है वो इस पे जीएसटी नहीं लगता है। आउटसाइड द कंट्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, देश के बाहर का कोई गुड्स तो सब जीएसटी लगा ही नहीं सकते हैं तो वो भी उसको बाहर हो गया। वेयर हाउसेज गुड्स सेल, अगर वेयर हाउस से गुड्स सेल हो रहा है, वेयर हाउस से गुड्स सेल हो रहा है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स के वहाँ जा रहा हो या फिर एक गोदाम दूसरे गोदाम जा रहे हैं तो वो भी जीएसटी के दायरे में बाहर है। जैसे मैन्युफैक्चरर है, अपने गोडाउन में माल रख रहा है तो वो इसमें शामिल नहीं होगा। गिफ्ट बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉइज नॉट एक्सीडिंग 50,000 per employees is excluded from supply. Also, any benefits covered under salary after the documents form part of the salary and is excluded from supply. अगर गिफ्ट बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय दे रहा है, एम्प्लॉयर किसको दे रहा है, एम्प्लॉय को दे रहा है, कितने से, 50,000 से ऊपर, तो वो तो जीएसटी में शामिल होगा, लेकिन 50,000 से नीचे कोई गिफ्ट करता है तो वो जीएसटी के दायरे में नहीं आएगा। यानी कि आपका एम्प्लॉयर को अगर 50,000 से ऊपर गिफ्ट करता है तो वो जीएसटी उस पे लगेगा और जीएसटी को देना पड़ेगा, लेकिन उसके अंदर करता है तो वो नहीं देना होगा। अब यहाँ पे कंसेप्ट है आर्टिकल
279A of Constitution by the President of India, Union FM, its chairman, State of Finance Minister। ये क्या होता है? जीएसटी काउंसिल। जैसे आपको पता है कि बहुत सारे स्टेट्स में पहले अलग-अलग क्या था? वैट था, सेंट्रल एक्साइज थी और बहुत सारे से एक्ट थी जिसको मिला के हम सीजीएसटी या एसजीएसटी बनाए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स बनाए। तो इसके लिए गवर्निंग बॉडी बनाया गया जिसमें स्टेट भी रहेगा, सेंट्रल भी होगी। तो एक कंबाइंड बॉडी बनाया गया जिसका नाम है जीएसटी काउंसिल। और आर्टिकल 279 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में इसको एम्पावर किया गया। सब किसमें? आर्टिकल 279A। ध्यान दे, आपसे बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ मैं रीड कर रहा हूँ 279 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें पावर किसको किया गया? जीएसटी काउंसिल को। कॉन्स्टिट्यूशन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये कॉन्स्टिट्यूटेड किसने के द्वारा हुआ है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसमें चेयरमैन कौन होगा? फाइनेंस मिनिस्टर, जो भी यूनियन का फाइनेंस मिनिस्टर होगा वो चेयरमैन होगा। स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर या एमपी ऑफ स्टेट अफेयर्स कोई हो तो वो हो सकते हैं इसके मेंबर। कोई भी डिसीजन लेना होगा तो वो जीएसटी काउंसिल लेगी। इस तरह से हम सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 को पूरे स्टडी कर लिए। यानी कि सप्लाई को हमने देख लिया। सप्लाई में क्या देखा? फिर से हम समरी करते हैं। 7.1 में क्या था? 3 चीजें। कोई भी एक्टिविटी जो कंसिडरेशन और बिजनेस के लिए हो तो शामिल कर दिया। फिर हम इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विद कंसिडरेशन हो, चाहे वो बिजनेस के फर्दरेंस में हो या ना हो। तीसरा हमने कहा कि एक्टिविटी शेड्यूल 1 को रिलेटेड कहा। और उसके बाद हमने कहा कोई भी इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर रिलेटेड पार्टी और परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट हो तो भी आपको यहाँ पे जीएसटी केस होगा। प्रिंसिपल एजेंट मतलब आप कोई कोई फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, किसी तरह से कुछ ले रहे हैं तो वो भी आपको जीएसटी के दायरे में होगा। अब इसमें कहा कि सप्लाई ऑफ सर्विसेज कुछ 17 सेक्शन 7(1)(a) इसमें क्या कहा? सप्लाई ऑफ गुड्स को डिफाइन किया एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज को डिफाइन किया। 7(2) एक्सक्लूड्स किया, इन लोगों को बाहर रखा क्योंकि आपने कहा क्या? एनी एक्टिविटी, सारी एक्टिविटी कवर होगा ना अगर ये एक्सक्लूजन नहीं रखा जाए तो। ध्यान दीजिए, अगर एक्सक्लूसिव पार्ट ना हो, एक्सक्लूजन ना हो तो सब कुछ हो जाएगा। यानी कि आपने जो घर में खाना ले रहे हैं, जो आपके लिए भोजन आपके घर से बन रहा है वो भी आपको जीएसटी के दायरे में आ जाएगा। जो कपड़े की सफाई होती है वो भी आ जाएगी। यानी कि जो घरेलू काम है वो भी सारे आ जाएंगे। जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में जो सर्विसेज चलती हैं वहां भी जीएसटी लग जाएगा। तो इसको एक्सक्लूड करने के लिए शेड्यूल 3 बनाया गया। और शेड्यूल 2 में कहा गया जो गवर्नमेंट ने सर्विस देती है, जो जुडिशरी बॉडी देती है या कोई पोस्ट पे रह के जो गवर्नमेंट पोस्ट पे काम करता है तो वो जीएसटी के दायरे में नहीं आएगा। एक्शनेबल क्लेम अगर कोई है लेकिन लॉटरी और उसको छोड़ के तो भी आपको जीएसटी में शामिल होगा। लीगल फीस है कोर्ट का तो भी वो जीएसटी में शामिल नहीं होगा। लैंड ऑफ सेल्स, अगर आपने लैंड ऑफ सेल्स विथ किसके साथ लैंड एंड बिल्डिंग बना है उसके बाद अगर आपने कंप्लीशन सर्टिफिकेट बाद सेल करते तो जीएसटी नहीं है। उसके पहले करते हैं तो जीएसटी है। एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप में कहा नहीं है। डेथ केस में कोई भी सर्विसेज देते हैं या उसमें जीएसटी नहीं है। लीकर जीएसटी से बाहर है, वो सप्लाई में नहीं है। और उसके बाद कोई भी वेयर हाउस में ट्रांसफर होता है तो भी जीएसटी से बाहर है। अगर एम्प्लॉय गिफ्ट करता है तो 50,000 से अगर नीचे का गिफ्ट करेगा तो जीएसटी से बाहर है, उससे ऊपर करेगा तो जीएसटी के अंदर है। फिर हमने जीएसटी काउंसिल की बात करा और फिर सेक्शन 7(3) पढ़ा। सीजीएसटी ऑन रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल इज एम्पावर टू नोटिफाई द सप्लाई ऑफ गुड्स। ये सिंपल है। सेक्शन 7 सबसेक्शन 3 कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर है किसी भी आइटम को सर्विसेज बना ले, चाहे वो गुड्स हो, किसी को गुड्स को सर्विसेज बना ले। यानी कि ये पावर एक्सक्लूसिव दिया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है। अगर उसको कुछ लगता है तो वो आप चेंजेस कर सकता है। इस तरह से आपका ये सेक्शन 7 सप्लाई का समाप्त हुआ।